तो देखो क्वेश्चन, एक चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी प्रतिबिंब एक चक्रीय समूह होता है। देखो सिद्ध कीजिए चक्रीय समूह का। जैसे मान लो जी चक्रीय समूह जिसके एलिमेंट क्या है, ए के पूर्णांक की घात के रूप में लिखे जा सकते हैं, है ना। ए से जनित एक चक्रीय समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे जी से जी में एक मैपिंग एफ लगा दिए थे, तुल्यकारिता। क्या लगा दिए? तुल्यकारिता। तो क्या आ गया? जी में एफ लगा दिए तो तुल्यकारिता आ गया, उसको हम जी डैश ले लिए। तो जी के सभी एलिमेंट ए के पूर्णांक की घात के रूप में लिखे जा सकते हैं। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5। ए से जनित चक्रीय समूह है ना। तो जी डैश क्या होगा? जी डैश के एलिमेंट होंगे एफ ए स्क्वायर, एफ ए क्यूब, एफ ए की पावर 4 डैश डैश, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो जी का कोई एलिमेंट ले लिए ए की पावर n, ठीक है। तो जी से जी के बीच में एफ क्या है? एक तुल्यकारिता। जब तुल्यकारिता है तो एकाएकी भी होगा, आच्छादक भी होगा और समाकारिता भी होगा। जब समाकारिता होगा तो जब ए जी का एलिमेंट है तो यहाँ पे ए की पावर n में एफ लगा देंगे तो किसका एलिमेंट हो जाएगा? जी डैश का। किसका एलिमेंट होगा? जी डैश का। तो एफ ए की पावर n जी डैश का कोई स्वेच्छ अवयव है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर n को एफ लिख दो, ए की पावर n को ए इंटू में n बार। कितनी बार? n बार। इसी को क्या लिख सकते हैं? एफ यदि समाकारिता है तो एफ ए बी बराबर क्या होता है? एफ ए बी बराबर एफ ए और एफ बी अलग अलग हो जाता है यदि एफ समाकारिता है। तो एफ ए में लगेगा यदि एफ, तो क्या होगा? एफ ए हो जाएगा यदि एफ समाकारिता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एफ जब समाकारिता है तो तुल्यकारिता तो समाकारिता हो करेगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ए कितनी बार? n बार। कितनी बार? n बार। इसका मतलब एफ ए की पावर क्या हो गया? n। इसका मतलब जी डैश के सभी अवयव एफ ए के पूर्णांक की घात के रूप में व्यक्त हैं। इस प्रकार जी डैश जो समाकारी तुल्यकारी प्रतिबिंब है, जी डैश क्या है? जी का तुल्यकारी प्रतिबिंब है, वह भी उसके भी अवयव सभी अवयव उसी ग्रुप जी डैश के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हैं। अर्थात देखो एफ ए जी डैश का एक अवयव है, लेकिन एफ ए के पूर्णांकी घात के रूप में जी के सभी अवयव व्यक्त हो रहे हैं। इससे साबित हो गया कि जो तुल्यकारी प्रतिबिंब है वह भी एक चक्रीय समूह है। चक्रीय समूह कहने के लिए उसके सभी अवयव उसी के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हों। तो यहाँ एफ ए जी डैश का एक अवयव है, लेकिन सभी अवयव को लिखा जा सकता है एफ ए की घात n के रूप में। अर्थात यहाँ एफ ए की पावर n जी डैश का कोई स्वेच्छ अवयव लिए, जिसको हम दिखा दिए कि जी डैश के एक अवयव के पूर्णांक की घात के रूप में यह व्यक्त किया जा सकता है। इससे यह बात साबित हो गई कि जी डैश के हर एक अवयव को एफ ए के पूर्णांक की घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब किसी ग्रुप के सभी अवयव को उसी ग्रुप के एक अवयव के पूर्णांक की घात के रूप में लिखा जा सकता है, तब उसे क्या कहते हैं? चक्रीय समूह। क्या कहते हैं? चक्रीय समूह, ठीक है। तो जी चक्रीय समूह था, लेकिन एफ लगा दिए तो क्या आ गया? तुल्यकारी प्रतिबिंब आ गया। तो तुल्यकारी प्रतिबिंब को अपनी सुविधा के लिए हम जी डैश मान लिए। तो जी डैश के अवयव कैसे होंगे? यदि जी के अवयव ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर n है, तो एफ जी या जी डैश के एलिमेंट क्या होंगे? सभी एलिमेंट में एफ लगाने से जो आएगा वे एलिमेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि एफ क्या है? तुल्यकारी प्रतिबिंब है। एफ जी क्या है? तुल्यकारी प्रतिबिंब है। तो तुल्यकारी है तो एकाएकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, समाकारिता भी होगा। इसका मतलब जी के हर एक जी के सभी एलिमेंट जी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होंगे। तो एफ जी बराबर जी डैश मान लिए। तो हमको यह सिद्ध करना था कि इसके सभी अवयव तो इसी ग्रुप के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त हैं। तो यदि हम ये दिखा दें कि जी डैश के हर एक सदस्य को इसी के एक अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एफ ए स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ए लिख दिए, इसको लिख सकते हैं एफ ए का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ए का क्यूब। एफ ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? एफ ए की पावर 4। तो एक ही अवयव के पूर्णांकी घात के रूप में लिख सकते हैं जी डैश के सभी अवयवों को। इसलिए जी डैश भी एफ ए से जनित एक चक्रीय समूह है। एफ ए से जनित चक्रीय समूह है, जबकि जी क्या है? ए से जनित चक्रीय समूह है, ठीक है। तो इसका जो तुल्यकारी प्रतिबिंब है वह भी एक चक्रीय समूह है। तो क्या सिद्ध करना था?
कि चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी प्रतिबिंब भी एक चक्रीय समूह होता है। ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो इसको अब ढंग से लिखे देते हैं। सिद्ध कीजिए एक चक्रीय समूह का, सिद्ध कीजिए एक चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी भले हम पढ़े पर उसका सही नाम तुल्यकारी है, बड़ा यह है। सिद्ध कीजिए एक चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी प्रतिबिंब भी एक चक्रीय समूह है। चक्रीय समूह है। तो प्रूफ माना G जनरेटेड बाई ए से जनित एक चक्रीय समूह, चक्रीय समूह है। तथा G' का तुल्यकारी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। तुल्यकारी प्रतिबिंब इस प्रकार है कि F G से G' में एक तुल्यकारिता है। तो हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि G' भी एक चक्रीय समूह है। सिद्ध करना है कि तुल्यकारी प्रतिबिंब G' भी एक चक्रीय समूह है। चक्रीय समूह। तो चूंकि G A से जनित चक्रीय समूह है, माना A की पावर n G का कोई स्वेच्छ अवयव है। तो F A की पावर n G' का कोई स्वेच्छ अवयव होगा, कोई स्वेच्छ अवयव होगा। अर्थात यदि G = A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 डैश डैश A की पावर n, तो G' बराबर क्या होगा? F A स्क्वायर F A क्यूब F A की पावर 4 F A की पावर n।
तो एफ ए की पावर एन पर विचार करते हैं, तो एफ ए की पावर एन को लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डैश डैश एन बार। ए को कितनी बार लिखना है? एन बार। इसी को क्या लिख देंगे? एफ ए एफ ए एफ ए एफ ए एफ ए डैश डैश एन बार। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे कि एफ जी से जी डैश में तुलनाकारिता है, तो समाकारिता अवश्य होगा। समाकारिता अवश्य होगा, इसलिए ऐसा लिख दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है ना। जी से जी डैश में तुलनाकारिता होने की वजह से समाकारिता हो करेगा, और जब समाकारिता होगा तो सब में एफ चला जाएगा हर एक अवयव के साथ। इसका मतलब क्या होगा? एफ ए कितनी बार? डैश डैश एन बार। इसका मतलब क्या हुआ? एफ ए की पावर एन। इस प्रकार जी डैश का कोई स्वेच्छ अवयव एफ ए की पावर एन जी डैश के ही एक अवयव एफ ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है। इस प्रकार जी डैश का कोई स्वेच्छ अवयव कौन? कोई स्वेच्छ अवयव एफ ए की पावर एन जी डैश के ही एक अवयव एफ ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है। पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है। इस प्रकार जी डैश का कोई स्वेच्छ अवयव एफ ए की पावर एन जी डैश के ही एक अवयव एफ ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है, जिसका अर्थ है जी डैश का हर एक अवयव, जिसका अर्थ है जी डैश का प्रत्येक अवयव जी डैश का प्रत्येक अवयव जी डैश के ही एक अवयव एफ ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है। पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है, जिसका अर्थ है जी डैश का प्रत्येक अवयव जी डैश के ही एक अवयव एफ ए के पूर्णांकी घात के रूप में व्यक्त है। अतः जी डैश भी एफ ए से जनित एक चक्रीय समूह है। इस प्रकार जी डैश भी एफ ए से जनित एक चक्रीय समूह है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ एक चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी प्रतिबिंब भी एक चक्रीय समूह होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी प्रतिबिंब भी एक चक्रीय समूह होता है। एक चक्रीय समूह होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी प्रतिबिंब भी एक चक्रीय समूह होता है। ठीक है।
एक छोटा सा और देख लो इसी में से। सिद्ध कीजिए कि आबेली समूह का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब भी आबेली होता है। इसी के पास वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आबेली समूह का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब भी आबेली होता है। प्रतिबिंब भी आबेली होता है। तो माना जी एक आबेली समूह, जी एक आबेली समूह तथा जी डैश जी का समाकारी प्रतिबिंब है। तुल्यकारी नहीं है, समाकारी, यानी सिर्फ समाकारिता है। तथा जी डैश जी का समाकारी प्रतिबिंब है। अर्थात एफ जी से जी डैश में एक आच्छादक समाकारिता होगा। आच्छादक समाकारिता होगा। तो इसी को लिख देते हैं अर्थात, ऐसे लिख देंगे या फिर इसी किताबों में, आपकी किताब में जैसे लिखा रहता है जी ऑन टू लिख दिया और जी डैश समाकारिता, इसी को लिखते हैं ऑन टू। जी से जी डैश में समाकारिता है। लिखने का तरीका चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे भी लिख देते हैं। तो जी से जी डैश में ऑन टू भी है और समाकारिता भी है, आच्छादक समाकारिता है। तब फिर जी डैश समाकारी प्रतिबिंब कहलाएगा जब आच्छादक समाकारिता है। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि जी डैश भी आबेली समूह है। आबेली समूह है। जी डैश है क्या? समाकारी प्रतिबिंब है। क्या है? समाकारी प्रतिबिंब। ये भी क्या है? आबेली है। तो माना ए डैश और कामा बी डैश बिलोंग इन जी डैश। तब ए डैश व बी डैश के संगत जी में दो अवयव ए व बी इस प्रकार होंगे। इस प्रकार होंगे कि ए डैश बराबर एफ ए और बी डैश बराबर एफ बी। तो ए डैश इंटू बी डैश इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। तो यहाँ पे क्या होगा? एफ ए बी। तो एफ ए बी को क्या लिख सकते हैं? एफ बी ए, क्योंकि जी आबेली है। जी आबेली है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए। जहाँ ए बी है वहाँ क्या लिखा जा सकता है? बी ए। तो एफ बी और ये क्या लिख दोगे? एफ ए। तो एफ बी को क्या लिख सकते हो? बी डैश है ए डैश। तो क्या आ गया? ए डैश और बी डैश बराबर बी डैश ए डैश आ गया। इसका मतलब जी डैश में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा। जी डैश में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा। इससे ये बात साबित हो गया कि जी डैश भी क्या है? आबेली समूह है।
तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ए डैश और बी डैश बराबर ए एफ बी और एफ ए मिल गया। तो इसको लिख सकते हैं ए डैश और बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। अतः जी डैश भी क्या है, एक आवेली समूह। अतः समाकारी प्रतिबिंब जी डैश भी एक आवेली समूह है। आवेली समूह एक आवेली समूह है। लिख लेते ना। अब देखो एक क्वेश्चन है क्रमचय समूह पर, थ्योरम ही है, वो भी लिख चुके इसको। एक थ्योरम ये है, प्रमेय जिसको बोलते हैं। n प्रतीकों पर सभी n क्रमचयों का समुच्चय Pn एक परिमित अनावेली समूह होता है। क्या है थ्योरम, प्रत्येक नहीं आ रही, n भर लिखो, n प्रतीकों पर, जैसे मान लो किसी समुच्चय में यस में दो अवयव हैं, कौन कौन, एक दो, तो दो प्रतीक इनको बोलेंगे, है ना। और यहाँ पे यस में तीन एलिमेंट हैं, एक दो तीन, तो तीन प्रतीक पर क्रमचय बनाए थे, तो कल बना था 6 ठो, और दो प्रतीक पर बनाए थे 2 बना था। ठीक है, प्रतीक यानी इनके अवयव कितने प्रकार के हैं इसमें, तो 3 प्रकार के, तो ये 3 प्रतीक हो गए, ये 2 प्रतीक हो गए। अब यस में n प्रतीक हैं, तो A1 A2 A3 डैश डैश AN, तो इसमें अवयवों की संख्या 2 का फैक्टोरियल। इससे कितने यस से यस के बीच कितने इकाई आच्छादक फलन परिभाषित किए जाते हैं, फैक्टोरियल 2। इसमें यस से यस के बीच फैक्टोरियल 3 इकाई आच्छादक फलन परिभाषित किए जा सकते हैं। और इसमें n अवयव हैं, तो फैक्टोरियल n इकाई आच्छादक फलन परिभाषित किए जा सकते हैं, कल जो बताए थे। ठीक है, 3 अवयव हैं तो फैक्टोरियल 3 क्रमचय होंगे, 2 अवयव हैं यस में तो फैक्टोरियल 2 क्रमचय होंगे, और n अवयव हैं तो फैक्टोरियल n क्रमचय होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल n क्रमचय होंगे। तो वही बोल रहा है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, ठीक है, तो जिससे फैक्टोरियल n क्रमचय बनेंगे, जिसको हम Pn से दर्शाए हैं, वहाँ कल AS दर्शाए थे, इसको यहाँ Pn से दर्शाया गया है। तो वो Pn क्या है, एक अनावेली समूह है। समूह की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन 5वीं प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम वाला फॉलो नहीं करता। कल भी दिखाए थे कि 2 क्रमचयों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। 4 प्रॉपर्टी होल्ड करे, कौन, समवरक, साहचर, तत्समक और प्रतिलोम, लेकिन 5वीं प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। इसलिए क्या होता है, क्रमचय का जो समुच्चय होता है वे अनावेली होता है, आवेली नहीं होता। क्या होता है, अनावेली समूह होता है। तो n प्रतीकों लिखा है, n प्रतीकों पर सभी फैक्टोरियल n क्रमचयों का समुच्चय Pn, सभी फैक्टोरियल n क्रमचयों का समुच्चय Pn एक परिमित अनावेली समूह होता है। एक परिमित अनावेली समूह होता है, जिसकी कोट फैक्टोरियल n है, जिसकी कोट फैक्टोरियल n है।
असंक्रिय क्रमचयों का गुणन है तथा द्विआधारी संक्रिया क्रमचयों का गुणन है। क्रमचयों का गुणन है। तो लिखो इसका प्रूफ। मान लिया कि यस बराबर A1 A2 A3 डैश डैश AN n भिन्न भिन्न अवयवों का एक परिमित समुच्चय है। n भिन्न भिन्न अवयवों का एक परिमित समुच्चय है। एक परिमित समुच्चय है। तथा हम जानते हैं n प्रतीकों के समुच्चय पर n प्रतीकों के समुच्चय पर फैक्टोरियल n क्रमचय परिभाषित किए जा सकते हैं। क्रमचय परिभाषित किए जा सकते हैं। जैसे कल 3 अवयव थे तो फैक्टोरियल 3 क्रमचय परिभाषित किए गए थे, यानी 6 किए जा सकते हैं। अतः Pn बराबर क्या ले लेते हैं, f सच दैट f क्या है, s से s में एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी आच्छादक फलन है। ठीक है। कोटि n का फैक्टोरियल का यस पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय है। तो संपरक गुणधर्म, तो हमको क्या सिद्ध करना है कि जो Pn है वे क्रमचयों के गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक अनावेली समूह है। तब हमें सिद्ध करना है कि Pn क्रमचयों के गुणन द्विआधारी संक्रिया, क्रमचयों के गुणन द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित अनआवेली समूह बनाता है। अनआवेली समूह बनाता है। इसके लिए हम देखेंगे कि 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं Pn में। कौन कौन? संवरक, सहचर, तत्समक और प्रतिलोम। तो पहला गुणधर्म क्या है? संवरक नियम, जिसको आप क्या कहते हो? जीवन। जीवन लेकर चलते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या है? जीवन निसंवरक नियम।
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, दो क्रमचय मानना पड़ेगा। तो लेट एफ इज इक्वल टू क्या है, A1 A2 डैश डैश AN, ये B1 B2 डैश डैश BN। G इज इक्वल टू क्या है, G इज इक्वल टू लिखोगे B1 B2 डैश डैश BN, C1 C2 डैश डैश CN, ऐसे। तो एफ और जी का गुणा कर दो, तो एफ इंटू जी करते हैं, फिर A1 A2 डैश डैश AN, B1 B2 डैश डैश BN, गुणा करेंगे तो क्या होगा, B1 B2 डैश डैश BN, C1 C2 डैश डैश CN। तो दोनों का गुणा करोगे तो क्या करना पड़ता है गुणा में, पहले क्रमचय के दूसरी पंक्ति और दूसरे क्रमचय की पहली पंक्ति समान करते, समान संयोग बस पहले से है, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा और ये, उसको काट दोगे हटा दोगे तो क्या बचेगा, एफ जी बराबर A1 A2 डैश डैश AN, C1 C2 डैश डैश CN। ठीक है, तो यह भी EN कोड का क्रमचय है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बिलोंग इन PN। अतः PN में संबरक नियम का पालन होता है, अतः PN में क्रमचयों की गुणन संक्रिया, क्रमचयों की गुणन संक्रिया, PN में क्रमचयों की गुणन संक्रिया संबरक नियम का पालन करती है, संबरक नियम का पालन करती है। दूसरा क्या आता है, G2 साहचर नियम, साहचर नियम किसे कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो तीन तो क्रमचय यहाँ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, तीन क्रमचय एफ जी और एच। संबरक के लिए तो दो से ही काम हो जाएगा, साहचर के लिए तीन अवयव चाहिए ना, तो लेट एफ बराबर वही ले लो जो लिए थे, A1 A2 डैश डैश AN, B1 B2 डैश डैश BN। G इज इक्वल टू ले लो B1 B2 डैश डैश BN, C1 C2 डैश डैश CN। H के लिए ले लो C1 C2 डैश डैश CN। अब क्या हो जाएगा, A1 A2 डैश डैश AN, D1 लिख लो D1 D2 डैश डैश DN, ऐसे। अब साहचर नियम पर विचार करते हैं। ठीक है, तो क्या लेकर चलने साहचर नियम में, एफ जी लेकर चलो और फिर एच, तो क्या आ जाएगा, एफ जी पहले लिख लो, तो एफ पहले लिखोगे, ये है A1 A2 डैश डैश AN, B1 B2 डैश डैश BN। जी की वैल्यू क्या है, B1 B2 डैश डैश BN, C1 C2 डैश डैश CN। इन दोनों को पहले गुणा करो फिर एच के लिखो, तो क्या होगा, C1 C2 डैश डैश CN, D1 D2 डैश डैश BN। अब दोनों का जब गुणा करो तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों का गुणा करते ये कट जाएगा, तो ये बचेगा यही ना, A1 A2 डैश डैश AN, C1 C2 डैश डैश CN, यहाँ C1 C2 डैश डैश CN, ये D1 और D2 डैश डैश DN। इसमें कौन कट जाएगा, देखो ये छोड़ दोगे ये छोड़ दोगे,
हाँ तो A1 A2 काटना नहीं है, D1 D2 डैश डैश DN ये आ गया। तो F इंटू G इंटू H इज इक्वल टू ये आ गया। अब F इंटू G H निकालेंगे, GH पहले निकालो। G H अब लेकर चलते हैं। G एफ जी दोनों के साथ ना है, एफ जी कोष्टक में है तो एफ खाली करो जी एच को अंदर। तो एफ जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है B1 B2 डैश डैश BN C1 C2 डैश डैश CN। एफ की वैल्यू ना है। देखो पहले इसकी वैल्यू एफ जी है ना, तो एफ की वैल्यू लिख लिए पहले A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BN ऐसे। ऊपर से लिख लेंगे। हाँ पहले एफ लिख दिए, अब लिखेंगे GH। वो भी अभी लिख रहे हैं सर, लेट नहीं इसके बाद लिख रहे हैं, ये तो पहले उनका संबारक वाला है, लिख चुके थे संबारक ना। इसके नीचे आगे वीडियो नहीं आएगा, इसलिए अब एफ जी कोष्टक में थे तो हम क्या कर दिए अब जी को कोष्टक में, तो दोनों वैल्यू सेम आती है कि नहीं ये देख रहे हैं। एफ को उतार दिए सीधे, अब मीडियम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी और एच। तो जी की वैल्यू ये है क्या B1 B2 डैश डैश BN C1 C2 डैश डैश CN। और ये नीचे वाला A1 A2 AN B1 B2 BN है सर। कहाँ पे? हाँ A1 A2 AN और B1 B2 BN B1 है, B1 B2 BN C1 C2 CN। और फिर क्या होगा यहाँ पे क्या लिख देंगे एच की वैल्यू लिखोगे तो एच की वैल्यू है क्या ये है CN। अब देखो क्या करें इसमें, जो ब्रैकेट के अंदर हैं तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं, तो बचा क्या A1 A2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या B1 B2 डैश डैश BN D1 D2 डैश डैश DN। अब देखो क्या होगा, ये B1 है ना, ये सब ये B1 है, ये समान जिसको काट दोगे तो क्या बचेगा यहाँ A1 A2 डैश डैश AN और D1 और D2 DN। तो देखो ये वैल्यू सेम है कि नहीं, ये दो लिख लो इसको। तो किसकी वैल्यू है FGH की। तो एक व दो से तो उसे क्या मिल गया, ये बराबर ना हो गया एफ जी इंटू एच एफ इंटू जी एच। अतः पीएन में क्रमचयों का गुणन, पीएन में क्रमचयों का गुणन संक्रिया सहचन नियम का पालन करती है। सहचन नियम को पालन करती है। अतः पीएन में क्रमचयों का गुणन संक्रिया सहचन नियम का पालन करती है।
अब क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। G3 क्या है, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो देखो, माना F बराबर A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BN। लिख लेते ना। कहाँ तक लिखे, तत्समक अवयव का अस्तित्व के लिए, यहाँ तक लिख चुके हो ना। अब तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो माना I इज इक्वल टू A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BN बराबर, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, B1 B2 डैश डैश BN B1 B2 डैश डैश BN और B1 B2 BN। तो ये दोनों के यहाँ तत्समक अवयव हैं। ऊपर जो है अवयव वही नीचे भी है। गलत लिख दिए नीचे, B1 B1 गलत लिख दिए। देखो A1 है A2 होगा, तत्समक ना कहते हैं इसको। तो तत्समक तो प्रतिबिंब तो वही बनता है, बिलोंग इन PN। तब प्रत्येक F इज इक्वल टू A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BN बिलोंग इन PN के लिए IF का गुणा करो। I क्या है, A1 A2 डैश डैश AN और A1 A2 डैश डैश AN। F के स्थान पे क्या लिख देंगे, A1 A2 AN B1 B2 BN। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा क्या, तो इसको इससे छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, IF इज इक्वल टू A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BN। ये क्या है, बिलोंग इन PN। ठीक है ना, ये आ गया नहीं, F के बराबर है, आ गया। देखो तो I का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ I क्या है, तत्समक फलन है। इस प्रकार PN में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। इस प्रकार PN में तत्समक
अवयव का अस्तित्व है। अब क्या देखेंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव दिखाने के लिए क्या करोगे, तो यदि एफ एक एकी आच्छादक फलन है, तब एफ इनवर्स का भी अस्तित्व होता है। एफ इनवर्स का भी अस्तित्व होता है। एफ इनवर्स का भी अस्तित्व होता है तथा यह भी एक एकी आच्छादक होता है। एक एकी आच्छादक होता है। तो एफ बराबर हम ले लेते हैं, ऊपर एक मिटा दें इसको। तो एफ बराबर क्या लेते हैं यहाँ पे, A1 A2 डैश डैश A1 A2 डैश डैश AN, ये B1 B2 डैश डैश BN बिलोंगिंग PN। तो एफ इनवर्स कौन होगा एलिमेंट, एफ इनवर्स B1 B2 BM। लिख लेते ना, इसी का उल्टा हो जाएगा है ना। ये क्या है, B1 B2 है, ये क्या है B1 और ये B2 ये BN है। तो एफ इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, ऊपर B1 B2 BN डैश डैश BN और ये होगा A1 A2 डैश डैश AN। बिलोंगिंग PN इस प्रकार है, PN इस प्रकार है कि दोनों का गुणा करोगे तो आ जाएगा। विश्वास में तो करके देखते हैं, एफ इंटू एफ इनवर्स। तो एफ के एलिमेंट लिखो ना, A1 A2 डैश डैश AN, B1 B2 डैश डैश BN, ये B1 B2 डैश डैश BN AN। प्रतिलोम है तो गुणा करो तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये B1 ना है, ये C1 जैसे दिखता है, तो ये इससे कट गया तो बचा क्या, A1 A2 डैश डैश AN, A1 A2 डैश डैश AN बचा। इसका मतलब तत्समक अवयव आ गया। क्या आ गया, एफ इंटू एफ इनवर्स इज इक्वल टू, तो इसको काट दोगे तो आएगा क्या, A1 A2 डैश डैश AN A1 A2 डैश डैश AN। इसको क्या बोलते हैं, आई। अतः PN में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अतः PN में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव, अतः PN में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अतः PN में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब क्या आता है G5। हम जानते हैं क्रमचयों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। हम जानते हैं
क्रमचयों की गुणन संक्रिया पीएन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। इसलिए क्या हुआ, क्रमचयों का जो गुणन है इस प्रकार Pn एक परिमित अनावेली समूह है। इसलिए Pn एक परिमित अनावेली समूह है।